इसमें लिखिएगा इन मेटालिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल्स ऑफ द एटम्स इन मेटालिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स the electrons of the outer shells of the atoms the electrons of the outer shells of the atoms are loosely bound to the nucleus are loosely good evening are loosely bound to the nucleus are loosely bound to the nucleus full stop. They get detached from the atoms. They get detached from the atoms and move almost freely inside the metal. And move almost freely inside the metal. Full stop. In an external electric field, external electric field, these free electrons drift in the opposite directions in an external electric field. These free electrons drift in the opposite direction of the electric field. Drift in the opposite direction of the electric field. Drift in the opposite direction of the electric field. तो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि मेटालिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल्स ऑफ द मेटल्स, जो भी हमारा एटम है, जिस एटम से मिलकर मेटालिक कंडक्टर बना हुआ है, उसके जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो काफ़ी दूर होता है, उससे काफ़ी लूजली अटैच्ड होता है. तो वहाँ वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से डोनेट कर सकता है. डोनेट करने का मतलब क्या है कि वो लूजली अटैच्ड है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा. देखिए आप अगर हम वैसे भी बात करें तो जितने भी कंडक्टर होते हैं ज़्यादातर मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत अच्छे कंडक्टर्स. और मेटल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है कि कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है वो मेटल्स नहीं होते. तो आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि मेटल क्या होते हैं. मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे फॉर्म कैटायंस. और कोई भी एलिमेंट कैटायन कब बनाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेट वो कब कर पाएगा, जब इलेक्ट्रॉन काफ़ी लूजली अटैच्ड होगा उसके न्यूक्लियस के साथ में. लूजली अटैच्ड होगा तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से डोनेट कर देते हैं. यही जो चार्जेस होते हैं, इन्हीं चार्जेस को हम बोल देते हैं फ्री चार्जेस, जो वो डोनेट कर देता है. तो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री चार्जेस. और उस फ्री चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर. ठीक है, तो यही है, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स एंड मूव ऑलमोस्ट फ्रीली इनसाइड द मेटल. मेटल के अंदर वो ऑलमोस्ट फ्रीली मूव करते हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वाली लाइन मैं आपको अभी समझाऊंगा, 5-10 मिनट वेट करिए, उसके बाद बताऊंगा. हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है उसमें, अच्छा हाँ, जो मतलब जो ट्रेंड है वो इस बार भी मतलब वैसा ही रहा. और आप ये देख लीजिए 70-30 का ही रेशियो रहा. 70% तो थ्योरी आई, डेरिवेशन आई. आज पेपर था ना फिजिक्स का, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. ठीक है, तो हालांकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि टर्म 2 में बिल्कुल ही जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, ये वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम 2 वाला जो टोटल है वॉल्यूम 2 वाली बुक में से आया था. तो पेपर आसान आया,
मतलब एवरेज था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, और 30% न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स सारे NCERT वाले ही एज इट इज़ आए हैं, ठीक है, और जो डेरिवेशन है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। तो चलते हैं जी आगे, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड these free electrons drift in the opposite direction of the electric field। इसको अभी 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इस चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद में 2 टॉपिक्स हैं कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले। तो पहला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अब हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो पाए, तो इंसुलेटर हो गया। तो फिर ये टॉपिक यहाँ देने का क्या मतलब था, एक्चुअली क्या है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से बिहेव करता है, हमको वो 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ लगभग दे रखी हैं। वो 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ हमको करनी है। तो हमको कंडक्टर पढ़ना है किस कंटेक्स्ट में, हमको कंडक्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में। फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कैसा होता है, बाहर पोटेंशियल कैसा होता है। तो वो 5-6 प्रॉपर्टीज़ हमको करनी है, वो है। और दूसरा टॉपिक है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज़ में ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में क्यों ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है, एक तो होता है ऐसे सीधे सीधे जाना, ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे जाना, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। एक मोशन तो ये है कि ये कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए पेन है, ये पेन ऐसे सीधे 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 ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। और एक ऐसे है कि ये अपनी पोजीशन के चारों तरफ ऐसे 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 घूम रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, और ड्रिफ्ट करते 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 आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की खास प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, और स्पिन करने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी बात कर रहे हैं। अगला नोट करें, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये तो हमने मेटालिटिक कंडक्टर की बात करी, फिर मैं बात करूँगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, लिक्विड कंडक्टर्स। लिक्विड कंडक्टर्स, ये सॉलिड की बात करी थी, मेटालिक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर को यहाँ पे अंडरलाइन करिए, ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को अंडरलाइन करिए, कॉमा। In electrolytic conductors, both positive and negative ions act as charge carriers. Both positive and negative ions, both positive and negative ions act as charge carriers. Electrolytic conductors, both positive and negative ions act as charge carriers. In electrolytic conductors, both positive and negative ions act as charge carriers. Full stop. However, their movements are restricted. However, their movements are restricted by the external electric field, by the external their movements are restricted by the external electric field and the electrostatic forces between them, and the
electrostatic forces between them and the electrostatic forces between them. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, या HCl सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम ये कहेंगे कि अगर उस सॉल्यूशन के थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करूँ तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? हम ये कहेंगे बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट हो या आपका HCl हो या H2SO4 सॉल्यूशन हो, ज़्यादातर जो एसिड्स हैं या अल्कोहल्स हैं उनके थ्रू जो कंडक्शन है वो आसानी से हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं HCl की बात करता हूँ, ठीक, तो इसमें H जो है, या चलिए ठीक है, H1 प्लस हो गया, Cl 1 माइनस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से H2O की अगर बात करते हैं, H1 प्लस हो गया, वो 2 माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको दो तरीके के आयन मिलेंगे, पॉजिटिव आयन भी मिलेगा, नेगेटिव आयन भी मिलेगा। मैंने मेटेलिक कंडक्टर में बोला, तो मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है। मेटेलिक कंडक्टर में क्या था? मेटेलिक कंडक्टर फॉर एग्जांपल एक कोई भी आप मेटल ले लीजिए, मान लो मैंने सोडियम ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 281। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ऐसे ही अगर सोडियम का एक टुकड़ा है हमारे पास, तो उसमें क्या है कि उसके अंदर न जाने कितने सारे एटम हैं। तो सोडियम एक मेटल होता है, हालांकि सॉफ्ट मेटल होता है काफ़ी, लेकिन फिर भी सोडियम एक मेटल है, कंडक्शन भी होता है इसके थ्रू। तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे। तो सोडियम का अगर एक टुकड़ा है तो उसके अंदर मान लो 1000 एटम है सोडियम के, तो हर एक एटम क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। चार्ज कैरियर मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में कंडक्टर होते हैं, उसमें जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। कैरियर का मतलब जानते हैं क्या है? एक तो होता है करियर, तो हम अपना भविष्य बनाते हैं करियर, ठीक है, और एक होता है कैरियर। तो ये जो कैरियर है, ये कैरियर वो चीज़ है कि एनीथिंग विच कैरीज समथिंग, जो किसी चीज़ को कैरी करे। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं, इन्हीं की वजह से चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो इज कॉल्ड करंट, ठीक है। However, their movement are restricted by the external electric field and electrostatic forces between them। ये जो मूवमेंट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये इसी की तरह अभी बताऊंगा, 5-10 मिनट रुक जाइए बस, इसको प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट नोट करें, ये तो मेटेलिक कंडक्टर का हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का हो गया। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस कि मेटेलिक कंडक्टर में वो जो करंट का फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में होता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से। उसके बाद इंसुलेटर्स की बात करते हैं कि इंसुलेटर्स में ऐसा क्या है कि उसमें करंट का फ्लो ही नहीं होता। देखिएगा, इन इंसुलेटर्स का इलेक्ट्रॉन्स अंडरलाइन करें, इन इंसुलेटर्स द electrons are tightly bound with the nuclei. The electrons are tightly bound in insulators. The electrons are tightly bound to the nuclei and cannot be detached from the atoms, and cannot be detached from the atoms. That is, charges in insulators are bound charges. That is, charges in insulators are
that is charges in insulators are bound charges full stop due to the absence of free charges due to the absence of free charges, insulators are poor conductors of electricity. Insulators are poor conductors of electricity. इंसुलेटर्स में क्या होता है? इंसुलेटर्स में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स. दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स. ये जनरली किस केस में होगा? जहाँ पर या तो हम नोबल गैसेस की बात करें कि वहाँ पर ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगा, या फिर जिनके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तो बात ही भूल जाओ. उनको तो इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है कि बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएँ, हम उनको एक्सेप्ट कर लें. तो इसका मतलब क्या है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई मैं डोनेट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. जो है उनको संभाल कर रखता है न्यूक्लियस, टाइटली खींच कर रखता है, ये हम डोनेट नहीं करेंगे. तो इन चार्जेस को, इस केस में जो चार्जेस होते हैं उनको बाउंड चार्जेस बोलते हैं. तो सिलेबस अगर आप चेक करेंगे उसमें फ्री एंड बाउंड चार्जेस जो लिखा हुआ है, फ्री एंड बाउंड चार्जेस में बस इतना ही करना है. फ्री एंड बाउंड चार्जेस टोटली थ्योरेटिकल है, जो उसमें आपको सिर्फ मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इंसुलेटर ये करना है. और पेपर ग्रुप पर डालूंगा, ग्रुप पूरे साल एक्टिव रहेगा ही, तो उसको आप सेव करके रखना पेपर को. मेरे पास भी मोबाइल में सेव रहेगा. उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि लास्ट ईयर तो देखिए एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें हमने ये देखा है कि थ्योरी बहुत आई है. थ्योरी बहुत आई है. न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल्स आते हैं 30%, 25%, 30% ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं. न्यूमेरिकल आए बिल्कुल हार्डकोर एनसीईआरटी में से आए, लेकिन जो थ्योरी है, थ्योरी में भी कुछ ना कुछ घुमावदार वो घुमा कर देते हैं, चीज़ों को डायरेक्टली नहीं पूछते. लेकिन इस बार क्या, इस बार बिल्कुल डायरेक्टली पूछा. फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली पूछ ली, डायरेक्टली आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर 8 है, तो चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली डायरेक्टली. और ये पिछले से पिछले साल भी हुआ था. तो हमको थ्योरी पर फोकस करना है, ये ना सोचें कि सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में बड़ा मज़ा आता है. तो पता चला कि आप न्यूमेरिकल्स की करे जा रहे हैं प्रैक्टिस, और न्यूमेरिकल्स की वेटेज उतनी है नहीं. और थ्योरी में जनरली बच्चे जो हैं, साइंस वाले बच्चे जनरली आलस करते हैं उसको लर्न करने में, तो लर्न जरूर कर लेना. और कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, तो जितने भी नोट्स हैं, नोट्स अपने पूरे बना कर रखना. लर्निंग में आलस मत करना बस, ठीक है. चलिए जी आगे चलते हैं. अब जो इनमें ये दो चीज़ें जो नहीं बताई थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनकी बिहेवियर के बारे में वो आप डिस्कस करेंगे. हेडिंग डालें बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स. बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन behavior of conductors in electrostatic fields. Behavior of conductors in electrostatic fields. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर्स का किस तरीके का बिहेवियर होता है. बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स. और इसी में एक ब्रैकेट लगाकर ये भी लिख देना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लैश यानी कि और इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर. सिलेबस में जो ये मेंशन करा गया है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर की डेफिनेशन बता दो और इंसुलेटर की डेफिनेशन बता दो. ये प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टर की. ये फिजिक्स की क्लास वाले दिन बारिश होती है क्या? आज भी बारिश का मौसम हो रहा है. चलिए जी, तो पहली प्रॉपर्टी आप नोट करें, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. फर्स्ट प्रॉपर्टी,
electrostatic field is zero in the interior of a conductor. Net electrostatic field net electrostatic field in the interior of a net electrostatic field is zero in the interior of a conductor. Is zero in the interior of a conductor. Net electrostatic field is zero in the interior of a conductor. इसको पहली इसकी प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। पहली प्रॉपर्टी कि कोई भी अगर कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा हम जीरो लेकर चलते हैं। क्यों? नोट कर लीजिएगा, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, अब ये वाला समझ में आया, ये वाली चीज इसमें समझ में आ जाएगी। When a conductor is placed in an external electric field, and a conductor is placed when a conductor is placed in an external when a conductor is placed in an external electric field, E external, इसको ऐसे लिखें, E external, EXT, ऊपर वेक्टर साइन। When a conductor is placed in an external electric field, E external, its free electrons begin to move in the opposite direction. Its free electrons begin to move in the opposite direction of E external. Of E external, एक डायग्राम बनाइएगा। ये डायग्राम बनाइएगा। अब देखिएगा, पहली जो लाइन है उसमें क्या है, बना कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये कहा
कि यहाँ पर एक कोई मेटल की प्लेट लगी हुई है, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इस मेटल की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक थोड़ी दूरी पर दूसरी मेटल की प्लेट लगी हुई है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हो जाएगा जो कि कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो बीच का पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बीच में एक टुकड़ा रख दिया कंडक्टर का, एक कंडक्टर का कोई भी आयरन का रॉड रख दिया, आयरन का एक पीस रख दिया, कुछ भी रख दिया। तो अब हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एजिटेशन शुरू होगा। कैसे, वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, वो देखेंगे कि भाई इधर तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बना हुआ है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। अब क्योंकि मेटल है, अब वो मेटल को तोड़कर उससे बाहर तो निकलेंगे नहीं, मेटल की बाउंड्री से तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो इधर सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो गया। फिर इधर उन्होंने देखा कि ये वाली जो मेटल की प्लेट है, ये वाली मेटल की प्लेट नेगेटिव कंसंट्रेशन है यहाँ पर, और नेगेटिव कंसंट्रेशन का मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा यहाँ इंड्यूस हो गया। इंड्यूस होने का मतलब यहाँ एक डेवलप होकर नेगेटिव चार्ज वाला एरिया डेवलप होकर यहाँ बन गया और पॉजिटिव वाला यहाँ बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर बरकरार है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हटने वाला नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हटने वाला तो ये नेगेटिव चार्जेस भी यहाँ पर हटेंगे नहीं, डट जाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव चार्जेस भी ये यहाँ पर अड़कर खड़े हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब जो एक अलग तरीके की कहानी कंडक्टर के अंदर शुरू होगी। वो कहानी क्या होगी कि भाई जब एक पॉजिटिव एरिया यहाँ डेवलप हो गया, एक नेगेटिव एरिया यहाँ डेवलप हो गया, तो यहाँ एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू होगा। इंड्यूस मतलब समय के साथ जब कोई चीज़ डेवलप होती है तो उसको कहते हैं इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस हो रही है कोई चीज़। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्जेस यहाँ इकट्ठे हुए, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ इकट्ठे हुए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हुआ, उसको हमने बोल दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे है बताता हूँ, नोट करिए, अगली लाइन लिखें। वो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ये अभी इंडक्शन फेज, जैसे मान लीजिए मैंने स्विच ऑन करा फैन का, तो फैन बिल्कुल रेस्ट में था, तो फैन ने धीरे 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 घूमना शुरू करा। मतलब जिस टाइम वो फैन घूम रहा है, स्टार्ट कर रहा है और अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचना चाह रहा है, उस टाइम तक मैं ये कहूँगा कि चार्जेस का इंडक्शन चालू है उसके अंदर, और जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच गया तो हम ये कहेंगे अब ये स्टेबल कंडीशन में आ चुका है, कि अब ये इतनी स्पीड पर चलता रहेगा। तो वही चीज़ है, ई इंड्यूस का मतलब ये है कि चार्ज इंड्यूस होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक इंड्यूस होता जाएगा, वो तब तक इंड्यूस होता जाएगा जब तक वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता, और फिर एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल कर देंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। वही चीज़ लिख रहा हूँ, नोट करिएगा। नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड, नेगेटिव चार्जेस are induced on the negative charges are induced on the left hand and positive charges are induced on the right hand of the conductor, and positive charges are induced on the negative charges are induced on the left hand and positive charges are induced on the right hand of the conductor. Negative charges are induced on the left hand and positive charges are induced on the right hand of the conductor.
full stop. The process continues, full stop. और अगला पॉइंट लिखेंगे, the process continues. The process continues till the electric field E induced set up by the induced charges set up by the induced charges becomes equal and opposite to the field, becomes equal and opposite to the field E external, equal and opposite to the field E external, full stop. Thus the net electric field E vector is equal to E external minus E induced is equal to 0 inside a conductor. तो जो मेटेलिक कंडक्टर का पहला पॉइंट लिखवाया था उसमें ये कहा था कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप होता है, वो तब तक डेवलप होता जाता है जब तक कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होने के बाद जब दोनों इक्वल और अपोजिट फील्ड्स हो गए तो नेट फील्ड यानी कि टोटल फील्ड जब मैं निकालूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो अगर पूछा जाता है तो इतना मेंशन कर देना बहुत है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी नोट करें, इसकी क्लियर है ना सभी को, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी नोट करिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस just outside the surface of a charged conductor, comma, electric field is normal to the surface. Electric field is normal to the just outside the surface of a charged conductor, electric field is normal to the surface. Outside the surface of a charged conductor, electric field is normal to the surface. नोट करिएगा, टोटली थ्योरेटिकल है और ऐसा पॉइंट हमने पहले भी कर रखा है, ऐसा एक्सप्लेनेशन पहले भी कर रखा है। नोट करिएगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, the electric field is not normal to the surface, comma, the electric field is not normal to the surface,
comma, it will have a component tangential to the surface. It will have a component tangential to the surface. It will have a component tangential to the surface, which will immediately cause the flow of charges. Which will immediately cause the flow of charges. Which will immediately cause the flow of charges, producing surface currents. Producing surface currents. Producing surface currents. Next point, but no such currents can exist under static conditions. But no such currents can exist under static no such currents can exist under static conditions. Full stop. Hence, electric field is normal to the surface of the conductor at every point. Hence, electric field is normal to the surface of a conductor at every point. तो ये चीज़ पहले भी बताई थी, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दोबारा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी एक सरफेस है, और हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस की, किसी भी सरफेस के, मैं मान लीजिए ये जो सरफेस है ये मैं किसकी दिखा रहा हूँ, कंडक्टर की दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंडक्टर की दिखा रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी में हम ये देख चुके हैं, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब हमने ये कहा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो क्या है यहाँ पर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर हम कंडक्टर के जस्ट बाहर की बात करें, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, कंडक्टर के जस्ट बाहर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। ये कहते क्यों होगा जी परपेंडिकुलर, तो ऐसी चीज़ हम पहले भी कर चुके थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी तो हम ये कहेंगे इसकी सरफेस पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा गया और उससे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कितना एंगल बना रहा है वो थीटा हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि जब इसके कंपोनेंट्स को हम ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के अलाउंग इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और वर्टिकल के अलाउंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग है, जो हॉरिजॉन्टल है, उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और पहली प्रॉपर्टी में हम ये देख चुके हैं कि कंडक्टर का के अंदर जो है, यानी कि कंडक्टर की जो सरफेस पर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन मतलब ये नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे रुक गए चुपचाप यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे यहाँ पर रुक गए, मूव नहीं कर रहे हैं। स्टैटिक मतलब रेस्ट में है। तो अंडर नो सच करंट्स कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशंस। स्टैटिक कंडीशन का मतलब ही ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो प्रूव कर चुके हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो प्रूव कर चुके हैं कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट उसके अलावा होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही रास्ता बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के नॉर्मल हो। नॉर्मल होगा तो हम ये कहेंगे कि अब अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकालेंगे भी तो नॉर्मल कितना है, 90 डिग्री। तो वो क्या हो जाएगा, ई cos 90। और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। और वही चीज़ हमारी पहली प्रॉपर्टी भी कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में आपको बस थ्योरेटिकली इतना समझाना है और कुछ नहीं करना। ठीक, उसके बाद देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। अभी क्या बात करी कंडक्टर की, पहली प्रॉपर्टी में हमने बोला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने बोला कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अभी तीसरी प्रॉपर्टी में हम ये बोलेंगे कि उसके अंदर चार्ज भी नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर चार्ज भी जीरो होगा, अंदर इनसाइड द कंडक्टर। कैसे लिखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। The net charge in the interior of a conductor, the net charge in the interior of a conductor is zero. The net charge in the interior of a conductor is zero. इसमें लिखिएगा consider a conductor carrying an excess charge। अच्छा, the net charge in the interior of a conductor is zero। और इसी में ब्रैकेट में करके लिखना and any excess charge, हेडिंग में लिखिएगा ही आप any excess charge and any excess charge resides at its surface, resides at its surface। Consider a conductor carrying an excess charge Q। Consider a conductor carrying an excess charge Q with no currents flowing in it। With no currents flowing in it, full stop। Next point लिखें, choose a Gaussian surface inside the conductor choose a Gaussian surface inside the conductor
just near its outer boundary, just near its outer boundary, just near its outer boundary, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एज द फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, as the field E vector is equal to 0 at all points inside the conductor, at all points inside the conductor, inside the conductor, the flux phi E through the flux phi E through the Gaussian surface must also be equal to 0, must also be equal to 0. यहाँ लिखिएगा कि phi E इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. Since E vector is equal to 0, therefore phi E is equal to 0 into ds वेक्टर क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल. तो phi E कितना हो गया, 0 हो गया. हमारा फ्लक्स भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी 0 हो गया. ये भी 0 हो गया. उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा. अगर इस सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, हर एक सरफेस पर, कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस. भाई अगर मैं इस सरफेस पर बात करूं तो आप ये कहेंगे कर्व सरफेस है, परपेंडिकुलर बना कैसे रहो. किसी भी कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, कि पहले उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है, उसके कर्व वाले पोर्शन पर उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाती है. ठीक है, इसको डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहा हूँ. ये नॉर्मल टू द सरफेस ये हो गया, ये हो गया. इस सरफेस पर दिखाएंगे इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. फिर हमने क्या करा, हमने ये जो इसकी आउटर सरफेस है, ऊपर जो बाउंड्री है, हमने उसी के अक्रॉस अंदर की तरफ एक गॉसियन सरफेस ऐसे कर ली ऐसे. ये गॉसियन सरफेस हमने अंदर की तरफ एज्यूम कर ली. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है. निकलता कहाँ से, पॉजिटिव से निकलता है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बाहर की तरफ जो ये कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा. कंडक्टर किसी भी मेटल का बना हुआ है, मेटल क्या काम करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. तो हम ये कहेंगे कि इसमें कंडक्टर में जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो बाहर की तरफ आकर इकट्ठा हो जाएगा, सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाएगा. अंदर चार्ज क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. हमने कहा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, ये हम देख चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम ये कहेंगे कि फिर चार्ज कैसे 0 हो गया. देखिएगा, बाई यूजिंग गॉस थ्योरम, बाई यूजिंग गॉस थ्योरम, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ. और गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
phi e is equal to q upon epsilon naught. Phi e is equal to 0 हम देख ही चुके हैं. q upon epsilon naught is equal to 0. ब्रैकेट में लिखिए since इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ ही चुका है, तो इट इम्प्लाइज दैट q is equal to 0. तो किसी भी तरीके का चार्ज सारा, फिर आप ये कहेंगे भाई मेटल है, मेटल के अंदर चार्ज कैरियर्स तो होते हैं, गए कहाँ? तो हम ये कहेंगे भाई सारे के सारे वाइप आउट हो गए, अंदर से सारे गायब हो गए, सारे के सारे सरफेस पर आकर इकट्ठे हो गए. क्यों? क्योंकि सरफेस पर ही उनको बचाव महसूस होता है. कैसे? क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है. सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस. हाँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको अंदर जीने ही नहीं दे रहा. तो अंदर से सारे के सारे चार्ज बाहर भगा दिए, सारे के सारे आकर यहाँ बाउंड्री में इकट्ठे हो गए. ठीक है, एक लाइन लिखेंगे. Hence there can be no charge in the interior of a conductor. Hence there can be no charge. Hence there can be no charge in the there can be no charge in the interior of a conductor because the Gaussian surface lies just near the outer boundary. Because the Gaussian surface lies just near the outer boundary. Outer boundary, full stop. And the entire excess charge Q. हाँ, बस ये लास्ट लाइन नोट कर लो, चलेगा. The entire excess charge, the entire excess charge Q must reside at the surface of the conductor. Must reside at the surface of the conductor. तो जितना भी एक्सेस चार्ज है सारा का सारा खिसक कर सरफेस पर आ जाता है, अंदर सब कुछ 0. ठीक है, इतना कर लीजिए. मैंने आपको बताया था भाई फिजिक्स का पेपर हो गया, मैं फ्री हो गया हूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा. मैं आपको कभी भी किसी भी दिन, जिस दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, जैसे कि कल नहीं है, तो मैं आपको शाम को 6 या 7 बजे के करीब मैसेज कर दूँगा. 9:15 बजे या 9 बजे के करीब क्लास होगा आपकी. ऑफलाइन जो आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं या ऑनलाइन. ठीक है, चलिए बाय बाय.